आप एज इंडिविजुअल, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस स्पेसिफिक फिनोमेना, उस इंडिविजुअल, उस ह्यूमन बीइंग, उस सोशल इंस्टीट्यूशन को लेके आप क्या परसीव करते हैं? ये होता है पर्सपेक्टिव। आपकी अपनी इमेजिनेशन, आपकी अपनी थिंकिंग, आपका अपना बिलीव। Perspective has a Latin root meaning look through or perceive, and all the meanings of perspective have something to do with looking. And what is sociological perspective? Studying the journal in a particular way is known as sociological perspective. हमारे पास एक जर्नल ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट है, उसको नैरो डाउन करना है, उसको लिमिटेड करना है, उसको पर्टिकुलर कर लेना है, तो वो होता है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। पूरी दुनिया है हमारे पास, पूरी दुनिया में से पाकिस्तान या एक्सक्यूज मी मैम। पाकिस्तान में से, जी जी मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। जी, रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। वो एक्चुअली मैं ऑफिशियल अकाउंट से जब लूंगी तो तब आप लोगों को शो होगा कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीक में होप्स हम अपने ऑफिशियल अकाउंट से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। क्या है जी कि हम जर्नल है, पूरी दुनिया से पर्टिकुलर हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान है जर्नल, पाकिस्तान में पंजाब हो गया पर्टिकुलर। पंजाब है जर्नल, पंजाब में पर्टिकुलर हो गया लाहौर। लाहौर है जर्नल, लाहौर में से इसका कोई एक टाउन हो गया पर्टिकुलर। लाहौर का कोई एक टाउन है जर्नल, उसमें से उसकी कोई यूनियन काउंसिल होगी पर्टिकुलर। किसी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को नैरो डाउन कर लेते हैं आप उसको स्टडी करने के लिए, उसको हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं। वो एक स्ट्रेंज चीज है, उसको फेमिलियर वे में देखते हैं तो वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है। सारी दुनिया के बारे में नॉलेज लेना मुश्किल है, पूरे पाकिस्तान के बारे में भी मुश्किल है, पूरे पंजाब के बारे में भी मुश्किल है, मुझे से नालायक के लिए पूरे लाहौर के बारे में भी मुश्किल है, उस लाहौर के टाउन के बारे में भी मुश्किल है, उस टाउन की किसी एक यूनियन काउंसिल से मैं डेटा ले सकती हूँ, उस एक यूनियन काउंसिल को मैं स्टडी कर सकती हूँ। सो किसी जनरल फिनोमिना को नैरो डाउन करके पर्टिकुलर वे में और किसी स्ट्रीम चीज को आप फेमिलियर वे में जब देखते हैं तो आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में होते हैं। इसके तीन पर्सपेक्टिव्स हैं: स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। अच्छा जी, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, हम सब सन ग्लासेस यूज करते हैं यूजुअली जब हम सनलाइट में होते हैं। इफ वी आर वेयरिंग ब्लैक गॉगल्स, जिसके ग्लासेस जो है ब्लैक होंगे, तो दुनिया हमारे लिए डार्क है। दुनिया का शेड, वर्ल्ड जो है हमारे लिए डार्क है, सनलाइट शेड हमारे लिए डार्क है। रेड स्पेक्टिकल्स हमने वेयर किए हुए हैं तो वो रेड है, ब्लू किए हुए हैं तो वो ब्लू है, ग्रीन किए हुए हैं तो ग्रीन है। क्या है? हमारा अपना पर्सपेक्टिव है, हमारा दुनिया को देखने का एक तरीका है। हम परसीव कर रहे हैं, हम उस तरह से बता रहे हैं जिस तरह से बताना चाहते हैं। हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। रेड में दुनिया रेड है, ब्लैक में दुनिया ब्लैक है, ब्लू में दुनिया ब्लू है। सेम विद दीज पर्सपेक्टिव्स। जिस पर्सपेक्टिव में आप जो डिस्क्राइब करना चाहते हैं उस स्पेसिफिक ऑथर से, ये नहीं है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में मैं कुछ ऐड कर दूंगी, नो। हम इस पर क्रिटिसिज्म जरूर रेज कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी चीजों को देखेंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। सो पर्सपेक्टिव एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में चीजें वो होती हैं जिस तरह से आप उनको परसीव करते हैं, आप उनके साथ जैसे मीनिंग्स अटैच करते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ये आप देखें, ये तीन चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। इसके साथ मजीद एक लग सकता है, इधर भी लग सकता है, इधर भी इंटरकनेक्टेड होती जाएंगी। स्ट्रक्चरल से क्या मुराद है? स्ट्रक्चर, सोसाइटी का स्ट्रक्चर। और सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे कायम होता है, कैसे बनता है? इसके सोशल इंस्टीट्यूशन से। और इसके सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, हमारा एजुकेशन।
These are the structures of society, and functionalism functions of that structures. वो स्ट्रक्चर्स किस तरह से फंक्शंस अपने अपने कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ये ग्रीन या ब्लू शेड जो है इसको आप एजुकेशन सोच लें, ये येलो वाले को फैमिली सोच लें, ये पिंक वाले को आप हेल्थ देख लें। तो क्या है जी, ये तीनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। ये तीनों एक दूसरे के बगैर सर्वाइवल इनका करना मुश्किल है। मैं इसको आगे लॉजिक से प्रूव करती हूँ कैसे है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है क्या जी? ये कहता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में चीजें, सोसाइटी को हम चाहते हैं कि वो स्मूथली रन करे, स्टेबिलिटी में रहे। तो उस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि इसके सब सोशल इंस्टीट्यूशंस अपने अपने रोल्स प्ले करें, अपने अपने फंक्शंस एफिशिएंटली कर रहे हों। Structural functionalism, also known as functionalism and functional analysis, this is rooted in the origins of sociology. इसको इंट्रोड्यूस किसने करा है? इमाइल डरखाइन ने। अगस्ट कॉम्टे एंड हर्बर्ट स्पेंसर viewed society as a kind of living organism. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट ये कहता है कि किसी भी सोसाइटी में उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं? उसके सोशल इंस्टीट्यूशंस, वो सब अपना अपना काम कर रहे होंगे तो सोसाइटी स्टेबल रहेगी, सोसाइटी अलाइव रहेगी, सोसाइटी स्मूथली रन करेगी। अगर उनमें से कोई भी अपना पार्ट जो है, कोई भी जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी के जो पार्ट्स हैं, वो अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तो सोसाइटी स्टेबल नहीं रहेगी। ठीक है, इसकी अगस्त कॉम्पटन और स्पेंसर ने सोसाइटी को लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट किया है। वो कहते हैं कि जिस तरह से हम इंसान या एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनके बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो दे फंक्शन टुगेदर। आप ये सोचें, एज ह्यूमन बीइंग अगर हमारा हार्ट जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा तो हम स्टेबल रह सकते हैं? नो। अगर हमारा लीवर जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा, हम स्टेबल रह सकते हैं? नो। हमारा ब्रेन जो है प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं है, हम स्टेबल रह सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो क्या है कि सोसाइटी में भी इसी तरह जब उसके डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस स्टेबिलिटी में जाना चाहते हैं या सोसाइटी स्टेबल रहना चाहती है तो जरूरी है कि सब सोशल इंस्टीट्यूशंस अपने फंक्शंस एफिशिएंटली करें। कोई भी फंक्शन नहीं होगा किसी एक स्ट्रक्चर या किसी एक इंस्टीट्यूशन की वजह से तो सारी सोसाइटी डिस्टर्ब होगी। अच्छा जी, जस्ट एज अ पर्सन हैज ऑर्गन्स दैट फंक्शन टुगेदर दे रॉड सो डज सोसाइटी। जिस तरह से इंसान और जो जानवर है जी वो अपने ऑर्गन्स उनके फंक्शन करते हैं इकट्ठे, इसी तरह से सोसाइटी भी है। एंड लाइक एन ऑर्गेनिज्म, इफ सोसाइटी इज टू फंक्शन स्मूथली, इट्स पार्ट्स मस्ट वर्क टुगेदर इन हार्मनी। लुक एट दिस, हम ह्यूमन बॉडी के साथ सोसाइटी को रिलेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जी सोसाइटी जो है दिस इज अ काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज अ फंक्शन टू कीप इट्स अलाइव। ऐसा ही है। आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके। क्या है जी, द बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज अ फंक्शन टू कीप अलाइव। सोसाइटी में क्या है? एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी हेल्प्स टू कीप सोसाइटी गोइंग। द फैमिली हेल्प्स बाय ब्रिंगिंग अप द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये सोचें, हम कह रहे हैं जी कि सोसाइटी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं, तो मिलकर सोसाइटी बनती है। फैमिली जो है उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन। अगर फैमिली अपना रिप्रोडक्शन का फंक्शन नहीं कर रही तो सोसाइटी में इंडिविजुअल्स कहाँ से आएंगे?
सोसाइटी कैसे ग्रुप्स फॉर्म करेगी, कम्युनिटीज का कॉन्सेप्ट कैसे आ सकता है। आप ये देखें कि फिर सोसाइटी में ये सोशल इंस्टीट्यूशंस कितने जरूरी हैं। फैमिली का एक फंक्शन हम रोक देना, रिप्रोडक्शन, तो सोसाइटी है ही नहीं है। पॉसिबिलिटी क्या सोसाइटी में, जब इंडिविजुअल नहीं तो सोसाइटी कैसे बन जाएगी। ठीक है, बॉडी पार्ट क्या है जी, हमारी बॉडी में सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं टू कीप अलाइव। तो सोसाइटी में क्या है जी, सब सोशल इंस्टीट्यूशंस मिलके काम करते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको फैमिली की दी है, उसकी रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट जनरेशन कहाँ से हमारे पास आ जाएगी। हमारी फैमिली हमारे बच्चों को सोशलाइज नहीं करेगी, उनको सिखाएगी नहीं, उनको आप ये देख लें क्राइम की तरफ ले जाते हैं, तो सोसाइटी में सारे क्रिमिनल्स हो जाएंगे, तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी कहाँ से आ जाएगी। हम जो सोसाइटी में बात करते हैं कि हर हर किसी को उसके राइट्स, उसकी नीड्स जो है फुलफिल होनी चाहिए, तो जब सब क्राइम्स हो जाएंगे, ठीक है, सब क्रिमिनल हैं, सबके बिहेवियर जो है क्रिमिनल्स वाले हैं, तो सोसाइटी कहाँ से स्मूथली रन करेगी। द ह्यूमन बॉडी ग्रोज एंड डेवलप्स, बड़ी आसान सी चीज है, ह्यूमन बॉडी ग्रो करती है, डेवलप करती है। हम सब कोई भी चाइल्ड जब उसकी बर्थ होती है, मिनिमम और मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2.93 kg का एक बच्चा होता है। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ग्रो करते हैं, हम डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए डेवलप होते हैं। ठीक है, सोसाइटीज भी ग्रेजुअली डेवलप करती हैं और इनमें चेंज आता है। आप हिस्ट्री को देखिए जाके, पहले इंसान क्या थे, इंसान कैसे रहते थे, जंगलों में कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, वही पत्ते पहन लेते थे जो वहां पे होते थे। ठीक है, सो कॉन्शियस हुए, रैशनल हुए, ट्रेडिशन को छोड़ा, अपने विजडम को यूज किया, सोसाइटी में चेंज आया। जब चेंज आया, किस वजह से, सोसाइटी डेवलप होती गई। मैं आपको जब सोसाइटीज का करवाऊंगी लेक्चर, जब इस पे दूंगी, तो तब आप लोगों को चीजें और बेहतर समझ आएंगी। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी लिंक इनटू वन बिग सिस्टम। एक है ना ह्यूमन बॉडी, एक सिस्टम है वो, तो उसमें सब जो उसके पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी वर्क टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, दे आर इंटरडिपेंडेंट। सेम विद द ह्यूमन बॉडी। दिमाग नहीं काम करेगा तो हम कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ बिल्कुल ठीक है, पाँव बिल्कुल ठीक है, चेहरे को कोई मसला नहीं है, लिवर, हार्ट, हर हर फंक्शन जो है बॉडी पार्ट का वो सही चल रहा है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक दिमाग काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, डिसफंक्शनिंग हो जाएगी। सारे इंटर रिलेटेड हैं, सेम विद द सोसाइटी। These helps in body fight disease and function properly. Society has mechanism to deal with problems such as the police and the legal system. This helps society to function properly. सोसाइटी में बहुत सारे मैकेनिज्म है। हमारा पॉलिटिक्स जो है, सोशल इंस्टीट्यूशन, इसमें गवर्नमेंट्स होती हैं। गवर्नमेंट्स के क्या टाइप हैं, फेडरल गवर्नमेंट कौन सी है, लोकल गवर्नमेंट कौन सी है, प्रोविंशियल कौन सी है, उनके क्या क्या फंक्शन हैं, किन किन मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हुए वो सोसाइटी को स्टेबल रखते हैं। सो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आई होगी कि हाउ वी आर सेइंग दैट, और हाउ वी कैन से दैट सोसाइटी एज अ काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट वर्क्स ऑन मैक्रो लेवल, इसका काम मैक्रो लेवल पे होता है, बड़े लेवल पे। द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इज अ framework for building theory that sees society as a complex system whose parts work together to promote solidarity and stability. ये वो चीजें लिखी हैं जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सो दैट्स व्हाई मैं इसको एज इट इज पढ़ रही हूँ। सब सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसमें सारे पार्ट्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इकट्ठे
together to promote solidarity and stability. Functionalists analyze society by asking what each part contribute to the smooth functioning of the whole. किस तरह से ये जो है हर किसी का अपना अपना रोल होता है. फॉर एग्जाम्पल फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी, मेडिकल. फैमिली में का एक इंडिविजुअल है जी, रूरल बैकग्राउंड की फैमिली है, एक फार्मर है, उसका ऑक्यूपेशन है जी फार्मर एज प्रोफेशन. वो जो है जी फार्मर है, फूड प्रोड्यूस करता है, वो फूड प्रोडक्शन में होता है. तो उस एक फार्मर ने जो फूड प्रोड्यूस किया है, वो जो एजुकेशनिस्ट ने भी लेना है, वो डॉक्टर ने भी लेना है, वो हमारे पॉलिटिक्स के डिपार्टमेंट में जितने लोग होंगे वो भी लेने, उन्होंने भी लेने हैं. तो अगर वो फार्मर फूड प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो कहाँ से खाएंगे सब लोग. हमारी एजुकेशन जो है, हमारे टीचर्स कहते हैं हम टीच नहीं करेंगे, फॉर्मल एजुकेशन पाकिस्तान में नहीं दी जाएगी, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएंगी. तो कैसे लिटरेसी बढ़ेगी, हम कैसे अपने बच्चों को सोशलाइज करेंगे, हम कैसे दुनिया के मुकाबले पे आएंगे, सोसाइटी कैसे स्टेबल रह सकती है. सेम विद मेडिकल प्रोफेशन. फार्मर पे डिपेंडेंट है टीचर्स भी, डॉक्टर्स भी, पॉलिटिशियंस भी. मेडिकल पे डिपेंडेंट हैं टीचर्स भी, पॉलिटिशियंस भी, फार्मर्स भी. और पॉलिटिशियंस पे डिपेंडेंट हैं ये सब लोग, ताकि वो कोई इस तरह की पॉलिसीज, इस तरह की फ्रेमवर्क्स, इस तरह के इंटरवेंशंस हमारे सामने आए कि हमारी सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहे. ऐसा ना हो कि सोसाइटी में वो कहते हैं जी रेप अलाउ है, आप रेप रेप केसेस जितने भी हो रहे हैं रेप अलाउ है. आप फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पॉलिटिशियन हमारे सामने ये लॉ आ जाता है तो हाउ इज दिस पॉसिबल, हमारी सोसाइटी कैसे स्टेबल रह सकती है, हम किस तरह से इस्लामिक पर्सपेक्टिव में खुद को फॉल कराएंगे जिसमें बड़ा क्लियर कट हलाल और हराम का हमारे पास कॉन्सेप्ट है. इस तरह से चीजें इंटरडिपेंडेंट हैं. इन फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव सोसाइटी अपीयर्स क्वाइट स्टेबल एंड सेल्फ रेगुलेटिंग. ये देखिए जी, इस पिक्चर में क्या है जी, मैंने आपको कहा 5 बेसिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, एजुकेशन, फैमिली एंड रिलीजन, मीडिया, रिक्रिएशन, हमारी हेल्थ एंड मेडिसिन, ये भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन 5 मेजर ये हैं जो मैंने आपको बताए हैं. ये सब किस किस तरह से एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, ये लास्ट में मैंने आपको बता दिया है. अच्छा जी, रॉबर्ट के मर्टन है जी, उन्होंने फंक्शनलिस्ट अस्सलाम थ्योरी. वालेकुम मैम। जी जी. आपने पीछे स्लाइड में एक लफ्ज था कि सोसाइटी इज सेल्फ रेगुलेटिंग। जी देखिए, सेल्फ रेगुलेटिंग मैम किस इसका क्या तरह से. मतलब? अच्छा मैं आपको बताती हूँ. देखें, सेल्फ रेगुलेटिंग वो हो रही होगी जब उसके सब जो हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस अपने अपने फंक्शंस जो हैं क्वाइट स्टेबल वे में कर रहे हैं. ठीक है, तो वो फिर सेल्फ रेगुलेट होगी. मुझे भी पता है मेरा क्या काम है, आपको ये पता है आपको क्या काम है, किसी डॉक्टर को पता है उसका क्या काम है. उन सब ने अपने अपने रोल्स ठीक तरह से परफॉर्म किए. ठीक है, उसमें कोई क्लैश नहीं आया, कोई अनस्टेबल चीजें नहीं हुई, किसी चीज में कोई इस तरह की चीजें नहीं हुई जिसमें चीजें कोलैप्स कर जाएं, कोई प्रॉब्लम आए. दैट्स व्हाई सोसाइटी इज सेल्फ रेगुलेटिंग. सोसाइटी इस तरह से फिर खुद ब खुद रेगुलेट होती है, स्मूथ फंक्शनिंग में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आती है. इस तरह से सोसाइटी की स्टेबिलिटी और सॉलिडारिटी मेंटेन होती है जब उसके सब सोशल इंस्टीट्यूशंस और उन सोशल इंस्टीट्यूशंस में सब इंडिविजुअल्स अपने अपने रोल्स कर रहे होते हैं एफिशिएंटली. मर्टन कहते हैं जी, उन्होंने उनकी 2 कंट्रीब्यूशंस हैं सोशल फंक्शंस, इसको फंक्शनिस्ट थ्योरीज को लेके सोशल फंक्शंस पे उन्होंने बात की है. सोशल फंक्शंस क्या होते हैं जी, ये वो सोशल प्रोसेस होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ऑनगोइंग ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी. अच्छा जी, क्या है जी, ये वो सोशल प्रोसेस है जिसमें क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑनगोइंग ऑपरेशन. ऑनगोइंग ऑपरेशन क्या होता है, जो प्रैक्टिस में काम होता है, एक्चुअली में जो काम हो रहा होता है, और मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी.
दो तरह के सोशल फंक्शंस को मैंने बताए हैं, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि इंटेंडेड होता है, रिकॉग्नाइज्ड होता है, ऑब्वियस होता है, या उर्दू में अगर मैं कहूँ तो जो इरादतन काम किया जाता है, या जो जिस का एक्चुअली में काम होता है किसी इंडिविजुअल का, किसी इंस्टीट्यूशन का, वो होता है मैनिफेस्ट फंक्शन। और लेटेंट फंक्शन वो होता है जो कि अनइंटेंडेड होता है, नॉट readily recognized consequences of such processes। इसकी जब एग्जांपल देती हूँ तो आप लोगों को समझ आएगी। मैनिफेस्ट फंक्शन है एजुकेशन सिस्टम के, उसने नॉलेज प्रोवाइड करना है, उसने स्टूडेंट्स को एजुकेशन देनी है, चीजों के सोल्यूशन देने हैं, उनको इतनी पावर देनी है कि वो एनालिसिस कर सकें। चार लोग बैठे हुए हैं कि कौन गलत है कौन सही है, इन्फॉर्म करना है, एक्सपीरियंस देना है लोगों को, लर्निंग, लोगों को सोशलाइज करना है, एट दी एंड डिग्री देनी है। ये मैनिफेस्ट फंक्शन है जो कि बताया गया फंक्शन है, जिसके लिए हमारे ये सब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हमारे स्कूल्स मौजूद हैं स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। इसका लेटेंट फंक्शन क्या है? इसका लेटेंट फंक्शन ये हो सकता है कि जब आप फॉर एग्जांपल यू आर स्टूडेंट ऑफ बीएस और एमएससी और एमफिल, किसी भी मैं स्कूल लेवल पे बात नहीं करूंगी, यूजुअली स्कूल में इस तरह हम लेटेंट फंक्शन होता है जिसमें आप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस में चले जाते हैं। दो लोग एक साथ में पढ़ते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है और वो चीजों को इस तरह से लेते हैं कि वो डिसाइड करते हैं दे आर गोइंग टू गेट मैरिड। ठीक है, वो लाइफ पार्टनर्स बनने के लिए तैयार हैं। दिस इज द लेटेंट फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन विच वी आर डिस्कसिंग एजुकेशन। हमारी यूनिवर्सिटी का मैनिफेस्ट फंक्शन ये है कि उसने बच्चों को सिखाना है, नॉलेज, डिग्री देनी है, सोशलाइज करना है, अंडरस्टैंडिंग बच्चों की बेहतर करनी है। और इसका लेटेंट फंक्शन ये है कि उसने अपने इनफॉर्मल ग्रुप्स जो उनके बनते हैं, उन इनफॉर्मल ग्रुप से वो सोशलाइज होता है, जिससे मुख्तलिफ तरह सीखता है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स में चला जाता है, और माइट बी वेरी पॉसिबल कि वो अपना लाइफ पार्टनर वहां से चूज करें। These are the latent functions of education. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये आपका मैनिफेस्ट फंक्शन है, आप इरादतन नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और हेलो जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? यस मैम। हसनैन आप मैम ये जी बोलें। मैनिफेस्ट फंक्शन आपने अभी बताया था कि अरादतन जो होता है। यस हम्म, मैम। और ये लेटेंट फंक्शन मैम, इसमें भी इरादा नहीं है, मतलब ये भी इरादतन चीजें नहीं है। मैं मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इरादतन से ये मुराद होती है कि किसी एक इंडिविजुअल का इरादा नहीं होता। आपने सोशल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन बनाया क्यों है? आपकी बहुत सारी कमिटीज, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस पे एग्रीड हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन है वो होना चाहिए। ठीक है, उसमें कलेक्टिव बिहेवियर लोगों का होता है। और लेटेंट में आपका इंडिविजुअल, आप इनफॉर्मल सोशलाइजेशन में चले जाते हैं। कोई एक इंडिविजुअल, क्लास में 25-30 लोग हैं, उसमें से हो सकता है कि दो लोग ही डिसाइड करें टू गेट इन लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। मैनिफेस्ट फंक्शन वो होता है जो रिकॉग्नाइज्ड फंक्शन होता है, लेटेंट वो होता है जो अनरिकॉग्नाइज्ड होता है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, लेकिन वो फंक्शन जरूर एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। अच्छा जी, आप मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, दिस इज योर मैनिफेस्ट फंक्शन। वहां पे मौजूद किसी सीनियर सिटीजन को आपकी हेल्प की जरूरत है, एनी काइंड ऑफ हेल्प, तो वो कह रहे हैं जी वहाँ चेयर थोड़ी दूर पड़ गया, आप मुझे पकड़ा दे, मैंने उस पर नमाज पढ़नी है, मुझे पानी पिला दे, कोई भी, तो वो आपका लेटेंट फंक्शन होगा। नमाज पढ़ना, पढ़ने के लिए जाना मैनिफेस्ट, और वहां पे एडिशनली उसमें कोई चीज ऐड कर लेना, दिस इज लेटेंट फंक्शन। अच्छा जी, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सेकंड पर्सपेक्टिव है। इस पिक्चर से आप लोगों को क्या समझ आ रही है? एनीवन जल्दी जल्दी से बता दें, हमने आज की क्लास में इसको कंप्लीट करना है, नेक्स्ट पे नहीं छोड़ना।
मुझे इस पिक्चर से आप लोगों को जिसको भी मैम चीज़ तो समझ आ ये रही है। ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जिस पे हाफ ग्रुप ऑफ पीपल एग्री कर रहे हैं और हाफ उसको जो है रिजेक्ट कर रहे ठीक है, मैम एनीवन? मैम दोनों ग्रुप्स मतलब डोमिनेट करना चाहते हैं और उसके अलावा वो इक्वल भी वो करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब डोमिनेट ग्रुप सब सबऑर्डिनेट ग्रुप को डोमिनेट करना चाह रहा है, बट उसके बावजूद वो मतलब जैसे इक्वल राइट्स के लिए भी वो थोड़ा बहुत वो कर ठीक है। रहता है। कोई और? मैम दोनों ग्रुप्स अपना अपना पॉइंट बता रहे हैं कि मतलब मेरा ठीक है और दूसरा ग्रुप कह रहा है कि पॉइंट मेरा ठीक है, इस तरह कुछ। ठीक है, अच्छा जी। कभी ये आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी में कोई स्पोर्ट डाला, कोई इस तरह से कुछ होता हो, तो ये कभी नहीं खेला, ये रॉक पकड़ के कंपटीशन टग होता ऑफ है? वार मैम। टग ऑफ वॉर। ठीक, ठीक है ना? अच्छा जी। तो क्या है जी कि ये एक कंपटीशन है जिसको हम कह सकते हैं, ये कंपटीशन है। वो चाह रहे हैं जी कि मेरी तरफ आ जाए, ये चाह रहे हैं मेरी तरफ आ जाए। आप सबने ठीक पर्सपेक्टिव बताया आपने, इस तरह से आपने परसीव किया है। तो क्या है जी कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है ये एक ही रॉक, एक ही रस्सी है। वो कह रहे हैं मुझे मिल जाए मैक्सिमम, ये वाला ग्रुप कह रहा है मुझे मिल जाए। तो दोनों के दरमियान में इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट रेज हो गया है। जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसको यूज करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, तो वहां पे रेज होता है कॉन्फ्लिक्ट। कार्ल मार्क्स जो है इसके फाउंडर हैं, वो ये कहते हैं कि जो अमीर पैदा हुआ है वो अमीर तर हो जाएगा, जो गरीब पैदा हुआ है वो गरीब तर हो जाएगा। ये हमारी सोसाइटी का डायलमा है, ये हमारी सोसाइटी की चीजें हैं। जब मौजूद सोशल इंस्टीट्यूशंस में से कोई एक सोशल इंस्टीट्यूशन स्मूथली रन करने के लिए अपना फंक्शन प्ले नहीं करता, अपना फंक्शन एफिशिएंटली नहीं कर रहा, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट रेज होगा। हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स सब रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सब रिसोर्सेज अपनी क्लासेस तक ही रखते हैं, तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट रेज होगा। वो पॉलिटिशियंस, वो लीडर्स अमीर से अमीर तरीन, मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास। कार्ल मार्क्स जो इसके फाउंडर हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के, वो कहते हैं सोसाइटी में दो ही क्लासेस पाई जाती हैं, एक वो जिनके पास बहुत ज्यादा है और एक वो जिनके पास कुछ नहीं है। हैव एंड हैव नॉट्स का कॉन्सेप्ट। कहते हैं कि हम ग्रुप्स के दरमियान में जब कंपटीशन आ जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट थियरी फोकसेस ऑन कंपटीशन बिटवीन ग्रुप्स, whereas functionalists focus on balance and stability within a social system. Conflict theorists view society as comprised of social relations characterized by inequality and change. वो कहते हैं इनइक्वालिटी एंड चेंज है जिस सोसाइटी में, ये है ही नहीं है कि स्टेबिलिटी कहाँ से आ गई। स्टेबिलिटी हो तो सभी अमीर हो, स्टेबिलिटी हो तो सभी गरीब हो, स्टेबिलिटी हो तो सबको इक्वली चीजें मिल रही हो ना। ऐसा तो नहीं हो कि कोई जो है लाहौर की डीएचए की सोसाइटी में रह रहा है तो कोई स्लम एरियाज में रह रहा है। रिसोर्सेज तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। According to conflict theories, groups are constantly competing for unequally distributed resources such as wealth and power, with each group seeking to benefit their own interest. हर कोई कहता है जी कि मुझे बेनिफिट मिले। जो कैपिटलिस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो इन्वेस्टर है, ये कहता है कि मैं मिनिमम इन्वेस्ट करूं और मैक्सिमम अर्न करूं। और जो वहां पे काम कर रहा है वो ये कहता है कि मैं कम काम करूं और ज्यादा पैसे मिल जाए। दिस इज कॉल्ड क्लास स्ट्रगल। इन्वेस्टर कह रहा है जी कम लगाऊं ज्यादा कमा लूं, वो कहता है वर्कर जो है, लेबर जो, वो कहता है मैं कम काम करूं तो ज्यादा पैसे मिल जाए मुझे। इसको हम क्लास स्ट्रगल कहते हैं।
In this scenario, one or a few groups control these resources at the expense of others. Thus, these theories look at social structures and ask who benefits. कौन इससे benefit ले रहा है? इतनी social policies आती हैं, हर दफा बजट बनते हैं, हर दफा वेलफेयर के प्रोग्राम्स लगाए जाते हैं, हर दफा हम एड लेते हैं, तो क्या है इन सब चीजों का फायदा? कौन इससे benefited है? The constant conflict between groups also results in social change. आप लोगों ने करना क्या है? ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में इसके जो फंक्शंस हैं, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट, इसके एक रियल लाइफ एग्जांपल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में जब हम कहते हैं सब सोशल इंस्टीट्यूशन इंटरडिपेंडेंट हैं, इनकी रियल लाइफ एग्जांपल आपने देनी है। और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पाकिस्तान में किस तरह से मौजूद है, ये आप लोग ने 2-2, 4 से 5 लाइनें लिखी हैं, कोई 10-10, 20-20 पेजेस नहीं लिखे, जिससे मुझे ये लगे कि आप लोगों को इन पर्सपेक्टिव्स की समझ आई है। इवनिंग में भी मैंने आज यही पढ़ाया है, तो अगर आप लोगों को आप रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं कोट कर सकेंगे तो मैं इसको रिपीट कराऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों को ऐसे ही सुन के नहीं गुजार सकते। ठीक है जी। सोशल चेंज में आप लोगों ने क्या देखना है? आप लोगों में से किसी को फ्रेंच रेवोल्यूशन का पता है? अभी ब्राउज नहीं करना, अगर किसी को पता है तो मुझे बताएं। फ्रेंच रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? नो मैम, नहीं आइडिया। अच्छा जी, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में आया था जी। आप इसको देखिएगा, इस पे भी आप लोगों ने पढ़ के आना, इसको लिखना नहीं है, मैं क्लास में से किसी में से भी पूछ लूंगी, यस, और आप दोनों में से। अच्छा जी, वो क्या था जी कि वहां पे भी ऐसे लोग थे, वहां के ऑनर जो थे वो मोनार्की थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते थे अपनी पब्लिक को, जिसका दिल किया मार दिया, उसको उठा लिया, डेली वेजिस पे पब्लिक थी फिर भी उनको कुछ नहीं दे रहे। तो उस पब्लिक ने, जो कि मार्जिनलाइज ग्रुप था, वल्नरेबल ग्रुप था, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने एक आवाज उठाई उस जुल्म के खिलाफ। उन्होंने एक जो है जी क्या उसको कहते हैं, उन्होंने कहा हमें मोनार्की नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हम तुम्हें अपना बादशाह, अपना रूलर नहीं मानते। ठीक है, क्या किया था उन्होंने जी कि उन्होंने इस तरह से एक छोटा सा ग्रुप, फिर डिफरेंट ग्रुप्स मिल के एक पूरी सोसाइटी उस बंदे के अगेंस्ट हो गई, मैक्सिमम गाइस। तो उन्होंने रूलर को मार दिया, हैंग कर दिया उसको। तो क्या है, इसको कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस तरह से सोशल चेंज आता है कि हम जो है अब एक हद तक अपनी चीजों को डिस्टर्ब देख के उनको बेयर करते हैं, जब वो चीजें हमारी पहुंच से बाहर हो जाती हैं उन पे एक्शन लिया जाता है, तो कलेक्टिव एक्शन जो होता है जिसके बाद कोई चेंज आए उसको सोशल चेंज कहते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, कार्ल मार्क्स ने 2 क्लासेस इंट्रोड्यूस कराई थी, एक वर्किंग क्लास और एक एलीट क्लास। वर्किंग क्लास को उसने कहा था प्रोलेटरियाट है ये, और एलीट क्लास को उसने कहा था ये बॉर्ग्यूसी, ये टर्म उसने बोली थी। वर्किंग क्लास है क्या है जी, वो हर टाइम बेचारे काम करते हैं, डिप्रेस है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, कोई रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, अपनी फैमिली को एक जो है हाउस होल्ड का अर्निंग हैंड वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा, कोई यहाँ देखिए स्ट्राइक कर रहा है, कोई डिप्रेस बैठा है, किसी के पास बड़ा लिमिटेड सा फूड है जो वो खा भी नहीं सकते, और ये 2 लोगों के लिए फूड है, 2 लोग उसको देख रहे हैं कि हम कैसे खाएं, और ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं। ये है हमारी वर्किंग क्लास, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है फूड के, एम्प्लॉयमेंट के, एजुकेशन के। ये है हमारी लीड क्लास, बोर्ग्यूसी जिसको, ये 2 टर्म्स कार्ल मार्क्स ने इंट्रोड्यूस करे। अच्छा जी, वो क्या कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ तरह के खाने खा रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ये हैं वो कैपिटलिस्ट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये हैं वो बेचारे लेबरर्स जो काम कर रहे हैं। इनके लाइफस्टाइल्स का डिफरेंस देखें आप, उनके कोई सरदर्द नहीं है कि उनके क्या मसाइल है। तो क्या होगा रिजल्टेंट एट द एंड, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इनको इनका सर फाड़ देना चाहिए। कार्ल मार्क्स का ये ओपिनियन है, ये कहते हैं कि सोसाइटी में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, किसी एक हद तक वो लोग बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद से वो जरूर आवाज उठाएंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो कितना काम कर रहे हैं
या कितना अर्न कर रहे हैं, जितना वो काम कर रहे हैं उसके मुताबिक अर्न भी कर रहे हैं या नहीं। मैंने आपसे पहले कहा, जब क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इन्वेस्टर ये कहता है मैं इन्वेस्ट कम करूं, 20 दिन में होने वाला काम 3 दिन में करवा लूं, क्योंकि वर्किंग क्लास तो ऑलरेडी मजबूर है, उसके पास तो कोई एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो वो तो ये काम करना ही करना है उन्होंने, तो मैं 20 दिन का काम 3 दिन में करवा लूं उनसे, और उनको वेजेस 3 दिन के ही दूं, जबकि वो काम 20 दिन का करें। कार्ल मार्क्स जो है फाउंडर है जी इसके। कंपटीशन है सोसाइटी में, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी देखती है उस कंपटीशन को जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज पे होता है, मैक्रो लेवल पे होता है ये जी। सोसाइटी हैज बीन पार्ट ऑफ टू क्लासेस, द बोर्गेसी कैपिटलिस्ट एंड प्रोलेटरिएट वर्कर्स हु मस्ट compete फॉर सोशल मटेरियल एंड पॉलिटिकल रिसोर्सेज सच एज फूड एंड हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड लेजर टाइम। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, हर चीज पे ये compete कर रहे होते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है? यस मैम। अच्छा जी, ये नेक्स्ट को मैं थोड़ा सा टच कर लेती हूँ, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना ही पड़ेगा। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, सिंबॉलिक सिंबल्स, हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ सिंबल होते हैं, ये जरा फटाफट सोचें। इंटरेक्शनिज्म, इंटरेक्शनिज्म कहते हैं इंटरेक्शन को, और इंटरेक्शन क्या होता है, जब हम कोई एक्शन करते हैं, कोई एक्ट करते हैं, उस पे रिएक्शन होता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसका रिजल्टेंट आप मुझे क्वेश्चन पूछ रही हैं, कोई आंसर करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज किया है उसका रिप्लाई देंगे, ईमेल की है उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है ना। तो ये है किए हुए एक्शन पे रिएक्शन होना, दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शनिज्म। और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वो इंटरेक्शन होता है जो वर्ड्स से नहीं होता, जो सिंबल्स के थ्रू होता है, जेस्चर्स के थ्रू होता है। घर में आने वाला कोई गेस्ट जो आपको पसंद नहीं है, उसके आने पे आपके मुंह से ही उसको पता चल जाएगा कि यार इसको मेरा आना अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना। या कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसका आना आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके फेस के जेस्चर से ही वो जज कर लेगा कि मेरा आना इसको अच्छा लग रहा है। दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। हम अपने सिंबल्स के थ्रू चीजों को डिफाइन करते हैं, उन सिंबल्स के साथ जो रियलिटी एसोसिएटेड होती है उस रियलिटी के साथ मीनिंग्स को अटैच करते हैं, तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म होता है। दो फुल फ्लेज मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। इस पे कहा क्या है जी कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में किस तरह से डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस मिलके काम करते हैं, और इसके रियल लाइफ एग्जांपल दें, और ये मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस के एग्जांपल, और सोशल चेंज जो है सोसाइटी में तब रेज होता है जब कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट की रियल लाइफ एग्जांपल दें, ठीक है। अच्छा जी, सिंबॉलिक फिर रह गया यार, अब आप तो अटेंडेंस ले लें, फाइन। कोई इस पे कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछ लें, या नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। चलें आप लोग सोच लीजिएगा, देखिएगा स्लाइड्स को कि क्या चीज समझ नहीं आ रही, तो भी नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। होप सो चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी, मैंने कोई इतनी डिफिकल्ट चीजें नहीं डिस्कस की आप लोगों से। अच्छा जी, ठीक है, अटेंडेंस ले लें जी। कहाँ गए हैं? ओके बैठे हो जी, रोल नंबर 1 फातिमा नवाज।